जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस क्लास में। इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान या एसएसटी जो बोल देते हैं आप, तो उसके संबंध में सीटेट जो पेपर 2 में ये पूछा जाता है आपका एसएसटी, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उन सभी को हम आपके साथ यहाँ पर डेली डिस्कस करते हैं। डेली हमारी ये क्लास होती है दोस्तों, तो आज भी उसी श्रृंखला में हमारी आज की क्लास है। चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? भाई जो वात दिग्दर्शी होता है, एक यंत्र होता है ये, तो इससे क्या मापा जाता है? इसका प्रयोग क्या मापने के लिए होता है? ऑप्शन ए वायु वेग, बी वायुदाब, सी वायु दिशा या डी वायु तापमान। तो देखिए भाई वात दिग्दर्शी जो है, इसका प्रयोग होता है आपका वायु दिशा मापने के लिए। क्या फ्रेंड्स? वायु दिशा मापने के लिए, यानी कि वायु की दिशा किस तरफ है, वो किस तरफ से किस तरफ वायु हवा बह रही है, चल रही है, तो उसकी दिशा मापने के लिए वात दिग्दर्शी का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? ऑप्शन ए समताप मंडल, बी मध्य मंडल, सी बाह्य मंडल या डी बहिर्मंडल। तो देखिए भाई वायुमंडल में जो परतें होती हैं उसमें से आपसे ये पूछा है कि ऐसी कौन सी परत है जिसमें जो रेडियो तरंगें होती हैं हमारी, उसका संचरण होता है, रेडियो तरंगों का प्रसारण होता है जिस परत में, तो वो कौन सी है? तो वो है आपकी ऑप्शन नंबर सी बाह्य वायुमंडल। क्या है फ्रेंड्स? बाह्य वायुमंडल जो परत है वायुमंडल की, उसमें जो रेडियो तरंगें होती हैं उनका संचरण होता है, उनका प्रसारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाह्यतम परत तक पहचानिए। आपसे पूछा है भाई पृथ्वी की जो परत होती हैं, जितनी भी परत होती हैं, उनको आंतरिक से और बाह्य की ओर क्रम में बताना है आपको, अंदर से बाहर की ओर क्रम में बताना है। ऑप्शन ए परपटी, मेंटल, बाहरी क्रोड या आंतरिक क्रोड, बी मेंटल, परपटी, बाहरी क्रोड या आंतरिक क्रोड, सी आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, परपटी, मेंटल या डी आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेंटल या परपटी। तो देखिए भाई जो आंतरिक से बाह्यतम परत तक आपको पहचानना है क्रम में पृथ्वी की परतों को, तो वो होंगी आपकी ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा हुआ है कि भाई सबसे आंतरिक होती है उसको आंतरिक क्रोड बोलते हैं, उसके बाद बाहरी क्रोड होती है, उसके बाद मेंटल होता है और सबसे ऊपर परपटी होती है, भूपरपटी बोल देते हैं जिस पर हम रहते हैं ना, वो भूपरपटी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है। भाई जैसे नदी आती है यहाँ, मतलब मान लीजिए पहाड़ों से होकर के नदी यहाँ से बह रही है इन पहाड़ों से, तो ये नदी आई मैदान में, अब मैदान में प्रवेश करते ही ये अपना रास्ता बदल लेती है, मुड़ जाती है, इधर भी मुड़ सकती है, इधर भी मुड़ सकती है ना, तो ये बड़े मोड़ बनाती है, मुड़ करके एक तरह से भाई ऐसे हुआ, यहाँ पर बड़ा मोड़ बनाया, बड़े मोड़ बनाती है, जो उन मोड़ों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए तटबंध, बी बाढ़ का मैदान, सी विसर्प या डी चाप झील। तो देखिए उसको कहा जाता है आपका विसर्प। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? विसर्प। जब नदी मोड़ करके जो बड़े मोड़ बना देती है, उस मोड़ को कहा जाता है आपका विसर्प। तो ऑप्शन नंबर डी सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है फ्रेंड्स। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, कहलाती है। भाई भूगोल की ऐसी कौन सी शाखा है जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना जो होती है उस विषय से संबंधित है, वो कौन सी होती है? ऑप्शन ए नगरीय भूगोल, बी जैव भूगोल, सी जनसांख्यिकी या डी मानव भूगोल। तो देखिए यहाँ पर पूछा क्या, विशिष्ट की जो संरचना है उसके विषय से संबंधित है ना, तो मानव जनसंख्या के संरचना से संबंधित जो होगा वो होगा आपका जनसांख्यिकी। क्या होगा फ्रेंड्स? जनसांख्यिकी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए कथन का क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग होते हैं लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं होते, आसान होते हैं, बस आपको सरसरी नज़र से पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। कथन ए क्या कह रहा है? सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। भाई कथन ए कहता है कि जो सूर्य होता है वो गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के मुकाबले 2 घंटे बाद अस्त होता है, कि अरुणाचल प्रदेश में जल्दी और गुजरात में 2 घंटे बाद अस्त होता है, मतलब छिपता है। ठीक है। कथन आर क्या कह रहा है? कथन आर कह रहा है अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। भाई जो अरुणाचल प्रदेश है हमारा राज्य, वो गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो आर कथन ये कहता है। अब क्या करना आपको? दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अब इनमें से जो विकल्प दिए इनमें से सही विकल्प चयन करना है आपका। ऑप्शन है आपके ए
ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए को स्पष्ट करता है। बी, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता। सी, ए सत्य है और आर असत्य है। या डी, ए सत्य है और आर असत्य है, यानी दोनों ही असत्य हैं। ठीक है, अब देखिए इस पर आप विचार कीजिए, दोनों ए और कथन और आर पर। सबसे पहले देखो ऐसे कथनों में आपको पहले यही देखना है, पहला स्टेप ये होना चाहिए कि भाई कथन ए और कथन आर सही है या गलत है। उसके बाद व्याख्या पर बाद में जाएंगे, पहले ये देखना है भाई ये सही है या गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कि ये दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। देखिए कथन ए, सूर्य भाई गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है, ये सही बात है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पूर्व दिशा में और गुजरात जो है हमारा पश्चिम दिशा में, तो 2 घंटे का लगभग अंतर होता है। और कथन आर क्या है कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। ये भी सही बात है कि गुजरात जो है थोड़ा निम्न अक्षांश पर है और अरुणाचल प्रदेश थोड़ा उच्च अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, तो दोनों कथन ये सही हैं। ए और आर जो कथन है ये बिल्कुल दोनों सत्य हैं, लेकिन भाई आर ए को स्पष्ट नहीं करता। जो आर कथन है ए को स्पष्ट नहीं करता क्योंकि वहां सूर्य अस्त हो रहा है और यहाँ पर बात हो रही है आपकी अक्षांश की, तो ये आर जो है ए को स्पष्ट नहीं करता, लेकिन दोनों कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे होते हैं कथन और कारण के क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ऑप्शन ए ईंधन, बी प्राकृतिक गैस, सी सौर ऊर्जा या डी कोयला। भाई देखिए ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत होते हैं वो पूछा आपसे, वो होते हैं भाई जिनका हम अधिक से अधिक प्रयोग भी कर सकते हैं और जिनका नवीनीकरण भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा। क्या होगा फ्रेंड्स? सौर ऊर्जा, जो हमारी सौर ऊर्जा है यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जो है वो आपका गैर परंपरागत स्रोत है ऊर्जा का, जबकि ईंधन, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये आपके जो पेट्रोलियम, ये आपके परंपरागत स्रोत होते हैं कि इनका अधिक से अधिक दोहन होने के बाद भविष्य में इनको फिर से प्राप्त या नवीनीकरण इनका नहीं किया जा सकता है, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सौर ऊर्जा परंपरागत गैर परंपरागत स्रोत में आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? अब अनुभवजन्य साक्ष्य क्या होता है? ऑप्शन ए इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, बी अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, सी मीट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े या डी आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े। तो भाई अनुभवजन्य साक्ष्य क्या होता है? तो वो होता है आपका इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित किए गए आंकड़े। भाई नाम से ही स्पष्ट होता है, पूछा क्या है? अनुभवजन्य, यानी कि अनुभव के आधार पर जो आपके साक्ष्य या प्रमाण है वो क्या होंगे भाई? जो अनुभव क्या होगा, इंद्रियों के आधार पर तो अनुभव करेंगे, कान नाक आंख जीभ त्वचा, भाई आप इंद्रियों के अनुसार उनका अनुभव करेंगे, तो माध्यम से वास्तविक दुनिया में जो एकत्रित आंकड़े वो होंगे आपके अनुभवजन्य साक्ष्य। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भौतिक विशेषताओं के मॉडल या प्रकृतियां डैश डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं? ऑप्शन आपके ए इतिहास, बी अर्थशास्त्र, सी भूगोल या डी राजनीति विज्ञान। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी भूगोल। क्या होगा फ्रेंड्स? भूगोल की जो भूगोल है वो आपका शिक्षण के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसके भौतिक विशेषताओं के मॉडल या प्रकृतियों के शिक्षण के लिए भूगोल आपका सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होता है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? भाई जो आपके स्थानीय समाचार पत्र आते हैं, पत्रिकाएं आती हैं, उनसे आप मौसम की जानकारी का संग्रह करते हैं। भाई डेली आप उन पर मौसम की जानकारी आती है समाचार पत्रों में, तो उन डेली जो आपकी समाचार पत्रों की मौसम की जानकारी होती है उसको आप संग्रह करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, उसको डाटा को इकट्ठा करते हैं। तो वो किस प्रकार का स्रोत होगा? ऑप्शन ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक या डी प्राथमिक और तृतीयक दोनों। तो देखिए भाई वो होगा आपका किस प्रकार का स्रोत होगा फ्रेंड्स? वो होगा आपका द्वितीयक प्रकार का। किस प्रकार का? द्वितीयक स्रोत होगा, क्योंकि आपने भाई समाचार पत्रों से जो डाटा आया वहां से एकत्रित किया है आपका अपना, है ना? जो मौसम की जानकारी आपने समाचार पत्रों से एकत्रित की है, तो वो आपका द्वितीयक प्रकार का संग्रह होगा। किस प्रकार का संग्रह होगा फ्रेंड्स? वो द्वितीयक प्रकार का संग्रह होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? भाई जो सीखने में अक्षमता होते हैं, जिनकी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, जिन बच्चों को, जिन छात्रों को, वो किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? ऑप्शन ए अनन्य, बी विशेष, सी समावेशी या डी आधुनिक। तो देखिए भाई हमारी जो इसमें आप एक आपका जो शिक्षा शास्त्र है उसमें आपका एक टॉपिक है
कि समावेशी शिक्षा। क्या दिया गया है? समावेशी शिक्षा का नाम दिया गया है एक को, है ना। वो क्या होती है भाई समावेशी शिक्षा? समावेशी शिक्षा होती है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी या कोई जैसे बच्चे CWSN होते हैं, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स वाले बच्चे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, उन सभी बच्चों को भी सामान्य बच्चों के साथ बैठा करके एक साथ शिक्षा दिया जाना आपकी होती है समावेशी शिक्षा, यानी सभी का समावेशन करना। भाई समावेशी मतलब सभी का समावेशन करके एक साथ शिक्षा दिया जाना बिना किसी भेदभाव के, तो वो होती है आपकी समावेशी शिक्षा। तो ये भी वही है कि सीखने में अक्षमता वाले शिक्षार्थी भी समावेशी शिक्षा के साथ अन्य कक्षा में सीखते हैं, समावेशी कक्षाओं के साथ, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है फ्रेंड्स। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। भाई आप कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देंगे तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। बी, उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें। सी, काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें। या डी, परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। तो देखिए भाई, अब आप शिक्षक हैं, आप अपनी कक्षा में सहकारी शिक्षक को सहकारी शिक्षा जो होती है उसको बढ़ावा देना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? तो आपको करना होगा भाई कि जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनको बहस और चर्चाएं में लगाएं। यानी एक तरह से अंताक्षरी वगैरह करा सकते हैं, कोई टॉपिक दे दिया उस पर वाद विवाद करा सकते हैं, चर्चाएं करा सकते हैं, तो उससे क्या होगा? सहकारी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? भाई इनमें से ऐसा कौन सा वो है जो मौलिक अधिकार नहीं है भारत के संविधान के अनुसार? ऑप्शन है आपके ए, शिक्षा का अधिकार। बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। सी, धर्म की आजादी का अधिकार। या डी, संपत्ति का अधिकार। तो देखिए भाई, जो आपका मौलिक अधिकार नहीं है वो नहीं है आपका संपत्ति का अधिकार। क्या नहीं है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अब भारत के संविधान के अनुसार ये आपका आर्टिकल 300 ए में आता है, ये आपका विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाकी शिक्षा का अधिकार आरटी के द्वारा आया था, राइट टू एजुकेशन, है ना। अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल 21 ए के तहत ये जोड़ी गई थी, आर्टिकल 21 ए के तहत इसको मौलिक अधिकार बनाया गया था। शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आजादी का अधिकार, ये सभी आपके मौलिक अधिकार होते हैं। लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है वो आपका कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है। आर्टिकल 300 ए के अंतर्गत आता है ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? भाई देखिए, यहाँ पर पूछा आपसे किसको भारत में राज्य का, है ना, यहाँ देश नहीं पूछा, ये बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है इसमें। यहाँ पूछा आपसे राज्य का पहला नागरिक, है ना, देश का पहला नागरिक नहीं पूछा है, यहाँ राज्य का पूछा है। तो ऑप्शन है आपके ए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बी, गृह मंत्री। सी, राज्यपाल। या डी, मुख्यमंत्री। अब देखिए भाई, राज्य का जो पहला नागरिक होगा वो होता है आपका राज्यपाल। क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है राज्यपाल। जो हमारे राज्यपाल महोदय होते हैं वो किसी भी भारत के किसी भी राज्य के प्रथम नागरिक होते हैं, पहले नागरिक कहे जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही है। जबकि जो देश का प्रथम नागरिक होता है वो होता है भारत का राष्ट्रपति। जो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो हमारे देश के प्रथम नागरिक कहे जाते हैं। और जबकि राज्य का पहला नागरिक कौन कहा जाता है? भाई राज्यपाल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही जवाब था। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? भाई जो भारत का केवल इकलौता ऐसा कौन था जो भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल बना था? ऑप्शन ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बी पट्टाभी सीतारामैया। सी, टी कृष्णाचारी। या डी, सी राजगोपालाचारी। तो देखिए भाई, जो एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था वो थे आपके डॉक्टर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी कि सी राजगोपालाचारी। इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, इसी मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे वो एकमात्र भारत के जो गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होता है भाई। चलिए भाई आगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? भाई जो भारत की रियासतें थी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्रता मिली थी, तो उसके बाद जो भारत था एक छोटी-छोटी रियासतों में बँटा हुआ था, है ना? तो उन छोटी-छोटी भारत की रियासतों को एकीकृत करने में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? किसने शानदार सहयोग किया था कि जो छोटी-छोटी रियासतें थी वो सभी उन सभी का एकीकरण किया था? वो किसने किया था? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। या डी, सी राजगोपालाचारी।
तो देखिए भारत की जो रियासतें थी उनका एकीकरण किया था किसने किया था भाई वो भूमिका निभाई थी आपके जो लौह पुरुष हैं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्होंने भारत की रियासतों को एकीकरण करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, निर्णायक भूमिका निभाई थी। उन्होंने भारत की सभी रियासतों को एक किया था, एकीकरण किया था उनका। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? भाई जो भारत की समवर्ती सूची होती है उसके मामले में कौन कार्य करता है? ऑप्शन ए केंद्र और राज्य सरकारें, बी राज्य सरकारें और स्थानीय राज्य सरकारी निकाय, सी केंद्र शासित प्रदेश या डी स्थानीय सरकारी निकाय। तो भाई देखिए समवर्ती सूची एक पहले देख लीजिए कि हमारे जो सूची होती हैं ये 3 होती हैं। कौन-कौन सी होती हैं? समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। संघ सूची क्या होती है? संघ सूची में जो केवल और केवल केंद्र को कानून बनाने का अधिकार होता है। इसमें किसका होता है भाई? संघ सूची में केंद्र को कानून, ठीक है। एक आती है राज्य सूची। राज्य सूची में किसको होता है? इसमें केवल राज्य को होता है ना। संघ सूची, राज्य सूची, इसमें राज्य को होता है। और एक होती है आपकी समवर्ती सूची, यानी कि समवर्ती सूची वो सूची होती है जिसमें जो आपके केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। जिन विषयों के, जिन टॉपिकों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार मिला होता है वो होती है आपकी समवर्ती सूची। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करती हैं, दोनों ही कानून बना सकती हैं। ठीक है, जैसे आजकल जो शिक्षा है, शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत ही रखा गया है क्योंकि शिक्षा पर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी अपने अकॉर्डिंग स्थानीय परिवेश या भौगोलिक परिवेश जो भी उसके नीड है उसके अकॉर्डिंग भी राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? भाई 18वीं शताब्दी जो 18वीं सदी चली थी, सदी थी, उसमें जो किसका नेतृत्व था जिससे बंगाल धीरे धीरे मुगलों के नियंत्रण में आ गया था? ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खान, बी नादिर शाह, सी अली वर्दी खान या डी बुरहान उल मुल्क। तो भाई वो था आपका क्या था? ऑप्शन नंबर ए मुर्शीद कुली खान। जो मुर्शीद कुली खान था इसके नेतृत्व में जो बंगाल था वो धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था, है ना? मुगल नियंत्रण से वो धीरे धीरे अलग हो गया था 18वीं सदी में मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, कानपुर के किस शासक को कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? भाई कानपुर का ऐसा कौन सा शासक था जिसने खुद को पेशवा कहा था? ऑप्शन ए नाना साहब, बी बाजीराव प्रथम, सी बाजीराव द्वितीय या डी बहादुर शाह जफर। तो देखिए वो था आपके नाना साहब, है ना? इनका जो बचपन का नाम था वो था धोंदू पंत। ठीक है, जो नाना साहब थे वो उन्होंने खुद को पेशवा कहा था। क्या कहा था भाई? पेशवा कहा था खुद को। धोंदू पंत इनका क्या नाम था? बचपन का नाम था, पुराना नाम था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है, नाना साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एडुसेट EDUSAT से क्या अभिप्राय है? भाई इससे आप क्या समझते हैं, इससे क्या अभिप्राय होगा? ऑप्शन ए जिसका उपयोग केवल मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है, बी सौर मंडल में खोजा गया एक नया ग्रह, सी एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में पाया जाता है, या डी एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। तो भाई एडुसेट जो है आपका EDUSAT जो है वो है आपका एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह, यानी ये आपका मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है, जिसका नाम है एडुसेट। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ साथियों, आपको क्लास अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट करके जरूर जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।